अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है और वहीं इसको उर्दू में रूबल कहा जाता है। ठीक है, छंद शब्द के उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। विद्वान का मानना यह है कि जो छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है वो चद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लाद वाणी जानते हैं क्या होता है? हृदय से प्रसन्नता। प्रसन्नता दो प्रकार की, प्रसन्नता नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि कोई अभी जस्ट 2 मिनट पहले बहुत बतियाया गया हो और 2 ही मिनट बाद उसका कोई मित्र आ जाता है, कैसे हाँ भाई साहब कैसे बतियाए गए तो ही जान रहे क्या हाल है। उससे हम आह्लादित करना नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो सामने वाले को दर्शाना है और ठीक ठाक है। आप कभी कभी बैठे रहते हैं, अचानक आपको कोई बात याद आती है, जम करके हंसते हैं, मम्मी कहती पागल हो गए क्या बात है भाई, अरे मम्मी क्या है कि बात याद आ गई। वो वास्तविक आह्लाद होता है, वो वास्तविक प्रसन्नता। अब देखिएगा, छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, जबकि छंद के प्रतिष्ठापक आचार्य इसे माना जाता है पिंगल ऋषि। चूंकि छंद के प्रतिष्ठापक पिंगल महोदय थे, इसीलिए छंद का एक और नाम है पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। का जो दूसरा नाम है क्या है? पिंगल शास्त्र। छंद पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? छंदमाला। छंदमाला के रचनाकार केशवदास जी। केशवदास जी अपने जमाने के बड़े मूर्धन्य कवि थे, अप्रतिम विद्वान, और इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जब आप अध्ययन करेंगे तो इसमें तरह तरह के छंदों का प्रयोग मिलेगा। इसीलिए इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है।
कुछ लोग इसे छंदों का गोदाम भी कहते हैं। परंतु वहीं छंदों का गुरु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। निराला का एक और उपनाम है इन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। अगर वही बात करें कि छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग तो ऋग्वेद में हुआ, उसके प्रतिष्ठापक आचार्य पिंगल ऋषि हैं, इसीलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है। जबकि छंद पर लिखी गई प्रथम पुस्तक छंदमाला है, जिसकी रचनाकार केशवदास जी हैं। वही रामचंद्रिका छंदों पर लिखी गई विविध छंदों के कारण इसे छंदों का गोदाम और छंदों का अजायब घर, यहाँ अजायब घर का शाब्दिक अर्थ होता है चिड़ियाघर। जिस प्रकार चिड़ियाघर में जाने से तरह तरह के जीव जंतु जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से रामचंद्रिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें भी तरह तरह के छंद देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इससे छंदों का अजायब घर कहने से संकोच रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। मैं छंदों का गुरु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। छंदों का गुरु इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिक छंद के जन्मदाता यही। आधुनिक छंद अर्थात मुक्तक छंद, मुक्तक छंद का पितामह पिता कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनका मानना है कि छंदों को किसी भी कविता को छंद के बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। यदि हम किसी कविता को छंद के बंधनों में बांध देते हैं तो कोई कविता वो अपना वास्तविक भाव जो होता है वो प्रदर्शित नहीं कर पाती है। क्योंकि जब छंद में कोई कविता रची जाती है तो क्या करता है कि कवि के मन में एक विचार आता है कि हम किसी तरह से वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें कि छंद का नियम क्या हो न टूटने पाए। तो इन्होंने कहा कि कविता को इस तरह किसी भी बंधनों में नहीं बांधना। छंद के अंग घड़ी बनाने चाहिए। छंद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग हैं? प्रकार भी छंद के अंग। सात अंग, जिसमें पहला है चरण या फिर पद, यानी दूसरा है वर्ण और मात्रा, यानी तीसरा है लघु व गुरु। एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुरु दोनों जगह अलग अलग है। अगर ग पर छोटा हो और र पर भी छोटा हो लिखा है तो इस गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। यहाँ जो गुरु है वो ये वाला गुरु नहीं है। यहाँ र पर बड़ा हो की मात्रा है और इस गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वही चौथा है संख्या, क्रम व गण। वही पांचवा है गति। वही छठा है यदि या विराम। वही सातवां है तुक। ये जो इंफॉर्मेशन है इसके अंगों को लेकर के भी मतभेद है। कुछ किताबों में 5 बताते हैं, कुछ किताबों में 6 है, लेकिन वास्तविक रूप में 7 है। क्योंकि एक एग्जाम में पूछा था और एग्जाम में 7 को ही मान्यता दी गई, इसलिए आप लोगों को 7 पढ़ना है। जात परे जद जात पर तज मीनन
को मोह, और रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़त छो। ये मान लीजिए कि कोई छंद है, ठीक है ना। अब मान लीजिए, लिखिएगा नहीं, मैंने समझ लीजिएगा। मान लीजिए इस छंद को आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ सांस लेंगे? जात परे जल जात वही, उसके बाद कहाँ रुकेंगे? मोह पर। दूसरे वाले में रहीमन मछली नील को, उसके बाद तम छाड़ छो। तो किसी भी छंद को पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसी को नंबर 6 कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गया? किसी भी छंद को पढ़ते समय जहां हम ठहरते हैं, जहां हम रुकते हैं, उसे ही छंद की भाषा में यति या विराम कहा जाता है। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। एक बार में जब हम लोगों ने पढ़ा तो कहां से कहां तक की? जात परे जल जात वही। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहां से कहां तक? नीर को मोह। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? रहीमन मछली नीर को। फिर आपने क्या पढ़ा? ताऊ न छाड़ छो। ये जो आपको पूरे छंद को जो भागों में बांटा गया है, इसी को छंद की भाषा में नंबर 1 कहा जाता है। यही क्या कहलाता है? चरण या पद। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला कंडीशन ये है, इसको पहला चरण कहा जाता है, इसको दूसरा कहा जाता है, वहीं इसको तीसरा कहा जाता है, वहीं इसको चौथा कहा जाता है। मैथमेटिकल भाषा में पहले और तीसरे को विषम कहा जाता है, और मैथमेटिक्स के भाषा में ही दूसरे और चौथे को क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसके बारे में अगला जो इंफॉर्मेशन, प्रायः चरण या पद, किसी भी छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और ये चारों चरण जो है, चरण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विषम और सम। विषम किस किस चरण को कहा जाता है? सम किसको किसको कहा जाता है? दूसरे और चौथे। विषम का एक और नाम है, इसको असंगत भी कहा जाता है। तो इसका अपने आप में एक और नाम क्या हो जाएगा? अगर आपसे कहा जाए असंगत चरण तो इसका मतलब वो विषम की बात कर रहा है, अगर कहा जाए संगत चरण तो इसका मतलब वो सम चरण की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? पहला तो आप ये जान गए कि किसी भी छंद को पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते या ठहरते हैं उसे हम यति या विराम कहते हैं। किसी भी छंद को ज्यादातर 4 चरणों में क्या किया जाता है? विभाजित किया गया होता है। चारों चरणों को भी वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विषम चरण और एक तो सम चरण।
पहले और तीसरे को विषम चरण के नाम से, जबकि दूसरे और चौथे चरण को किस नाम से जानते हैं? सम चरण से। अब अगर मान लीजिए ये आपको दिया है जो छंद, इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने के दौरान इसमें एक प्रकार का प्रवाह उत्पन्न होता है। प्रवाह माने ऐसे नहीं पढ़ेंगे जाल परे जल जाल, ये तो उसकी सुंदरता को आप तहस-नहस कर रहे हैं। माने किसी भी छंद को पढ़ते समय जो प्रवाह या लय उत्पन्न होता है उसे ही छंद शास्त्र की भाषा में नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, गति के नाम से। इसी गति का जो फायदा होता है वो पंडित वगैरह जो शादी विवाह कराते हैं वही उठाते हैं। अगर कोई वेल एजुकेटेड पंडित शादी विवाह में अगर आए और वो धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करे, त्वमेव माता च पिता, जो स्त्रियां होती कहती कहो भाई पंडित कुछ आवत ना कहा, आपस में ही बतिया लेंगे। और अगर कोई पंडित पहुंचता है और पूरे खानदान को गाली देते हुए एंट्री करे, एक तो समझ में आए ना, वही बहुत विद्वान मालूम पड़ा ये नहीं से सत्यनारायण बाबा कथवा सुनवाओ तो वो किसका लाभ लेते हैं? अपनी गति का। तो छंद को पढ़ते समय जो गति उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। 101 रुपया यहाँ रखो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु उत्पन्न होता है, उसे अब आप क्या नाम देंगे? गति देंगे। ये जो संख्या है, क्रम है, गण है, इसकी आवश्यकता आपको वार्णिक छंद में ज्यादा पड़ती है। वही अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, अंत में क्या आया है? जाल परे जद जात वही तज मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तऊन झाड़त छोह। दोनों के अंत में क्या आया? इसे ही छंद शास्त्र की भाषा में तुक या फिर नंबर 7 कहा जाता है। किसी भी छंद के अंत में जो अक्षर या वर्ण की मैत्री होती है, मित्रता होती है, समानता होती है, उसे ही छंद शास्त्र की भाषा में हम तुक के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो तुक होता है वो छंद का प्राण कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी भी छंद में तुक होगा नहीं तो उसका सारा तत्व वहीं समाप्त हो जाता है। आप अपने क्लास 1 से लेकर के अब तक में बहुत सारी कहानियां अपने जीवन में पढ़ रखी होंगी, और अगर आपसे कहा जाए कि उस कहानी को एकदम टिकटो उसी अंदाज में सुना दीजिए, असंभव है, नहीं हो पाएगा। लेकिन कहा जाए कक्षा 1, 2, 3 की कोई कविता आप सुना दीजिए, आप एकदम बिना शब्द बदले सुना देंगे। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते। क्यों सुना पा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि अंत में जो तुक है वो, क्योंकि तुक किसी भी व्यक्ति के हृदय पर अमिट छाप छोड़ता है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे जिनको पूरा रामचरितमानस याद है, उनको गोदान 1000 बार पढ़ा दीजिए, कहीं गोदान एक तरफ से एक तरफ सुना दे, असंभव है। स्वयं प्रेमचंद जी से कह
सिरे से एक सिरे तक अगर गोदान आप उसी शब्द में सुना दीजिए तो असंभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर 10 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ा दीजिए तो हनुमान चालीसा तो उसी शब्द में बता, तो उसकी खासियत जानते क्या है? यही तुक है, क्योंकि तुक की वजह से व्यक्ति को चीजें आसानी से याद हो जाती है, इसीलिए तुक को छंद का प्राण कहा जाता है। तो क्या ये बात समझ आ गई? अब हम लोगों को जो ज्यादा जरूरी है वो वर्ण और मात्रा को समझना। इतना आप बना लीजिए, फिर हम लोग वर्ण और मात्रा पर बात करें। और यही वर्ण और मात्रा इस पूरे छंद का मुख्य तत्व है कि किसी भी छंद की काउंटिंग, गणना कैसे की जाती है, ये तभी आप जान पाएंगे। छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? नहीं, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, पहले दो था। पहला मात्रिक छंद, वहीं दूसरा पारणिक छंद। लेकिन वर्तमान समय में छंद का जो तीसरा भेद है वो है वाणिज्यिक छंद, और वहीं चौथा है मुक्तक छंद। आप देखिएगा मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाएगी? मात्राओं की गणना की जाती है। अगर केवल ऐसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस छंद में केवल मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम क्या करते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। और जिस छंद में केवल वर्णों की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? और जिस छंद में वर्ण तथा मात्रा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कहते हैं। और जो छंद वर्ण तथा मात्रा दोनों के बंधन से मुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। और इसको याद करना बेहद आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है भाई। जो मात्रिक छंद होगा उसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें मात्रिक छंद होगा उसमें वर्णों की गणना की जाती है। और मात्रिक ऐसे छंदों को कहते हैं जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मुक्तक छंद ऐसे को कहा जाता है जिसमें वर्ण तथा मात्रा दोनों के बंधनों से जो मुक्त होता है उसे मुक्तक छंद। और एक और बता दें, इस मुक्तक छंद के प्रकार से भी लेटेस्ट एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था प्रकार और चार मान्यता दी गई। इसके पहले जो सज्जन वासुदेवानंदन जी हैं वो पहले दो की ही बात की, लेकिन उनकी जो लेटेस्ट संस्करण अभी आई हुई है उसमें उन्होंने वर्ण और मात्रा के आधार पर छंदों को
4 भागों में विभाजित किया। इसमें भी आपसे जो क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन किया जाता है वो सिर्फ मात्रिक छंद से। तो मात्रिक छंद आपको नहीं पता होना चाहिए। वार्णिक छंद और मुक्तक छंद की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हम यही दिखा दे रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है जितना चर्चा किया जा सकता। वार्णिक छंद से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणों की संख्या कितनी है। तो आपका क्या हो जाता है? आठ, जिसको एक सूत्र के माध्यम से य माता राज धान सलगा, इसमें य को पहला, मां को दूसरा, त को तीसरा, र को चौथा, ज को पांचवा, भ को छठा, न को सातवां और स को आठवां। वहीं ल और गा को इसके अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता। इसे छंद शास्त्र की भाषा में दशाक्षर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ यही काम है स की मात्रा का निर्धारण करने के लिए ये 9वें और 10वें आते हैं, इसीलिए इनका नाम दशाक्षर कर दिया है। और एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि एक गण की वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो आपका जवाब होगा 3 वर्ण। अगर एक गण की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये 1 2 3 इन 3 की काउंटिंग करनी होगी। तो आप ज्यादा उसके डिस्कशन में मत जाइएगा। प्रश्न केवल आपको ये ध्यान रहे कि वार्णिक छंद में अगर आपसे ये पूछा गया गणों की संख्या कितनी होती है तो आप 8 बताएंगे, और दूसरा एक गण में कितने वर्ण पाए जाते हैं तो 3 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, ये हालांकि टीजीटी पीजीटी का विषय है और समय कम है। मुक्तक छंद में आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वह छंद जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों का बंधन नहीं होता उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद को अन्य किन किन नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे आधुनिक छंद, दूसरा रबड़ छंद, तीसरा केचुआ छंद। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुक्तक छंद के पिता कौन है? जनक। तो सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला। और तीसरा इंफॉर्मेशन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुक्तक छंद में लिखी गई प्रथम रचना तो जूही की कली। और इससे ज्यादा इससे प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा गया कि जूही की कली के रचनाकार कौन है, क्योंकि यदि इसकी नींव रखे हैं तो स्वाभाविक बात है इसके रचनाकार भी होंगे। ठीक ना? कोई डाउट? अब हम लोगों को जो टारगेट करना है वो इस मात्रिक छंद को करना है और यही बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद, तीसरा वार्णिक और चौथा मुक्तक छंद। देखिएगा उसको कभी किसी दिन हमको ग्राफ बनाना आपको सिखा देंगे, उसमें केवल ये सूत्र आपको याद रहे, पूरा ग्राफ आप अपने आप से भरना सीख जाएंगे। लेकिन ये विषय थोड़ा बड़ा है। तो पहली अभी बना लीजिएगा मात्रिक छंद। बेटा भी इसको एक को कहा जाता है सममात्रिक छंद, दूसरे को कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद
और तीसरे को कहा जाता है विषम मात्रिक छंद। ठीक, अब सबसे पहला प्रश्न आपके जो मन में आएगा तो यही होना चाहिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि सममात्रिक छंद को सममात्रिक छंद क्यों कहा जाता है और विषम मात्रिक छंद को विषम मात्रिक क्यों कहा जाता है और अर्धसम को अर्धसम क्यों कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सममात्रिक छंद मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रायः छंद में कितने चरण पाए जाते हैं? चार। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा। सममात्रिक छंद को सममात्रिक छंद इसीलिए कहा जाता है, ऐसे छंद जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। माने यदि इसके पहले चरण में 5 है तो दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, माने चारों में यदि मात्राओं की संख्या समान है तो हम उसे क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहेंगे। अगर मान लीजिए कि पहले में 10 तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10 और चौथे में भी 10, माने कुल मिलाकर के सिर्फ इतना कहना है, यदि चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो तो उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। वहीं अर्धसम की बात करें, ये आपका पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा चरण हो गया, ये आपका तीसरा चरण हो गया, ये आपका चौथा चरण हो गया। सममात्रिक छंद में ज्यादातर छंद जो होंगे वो ऐसे लिखे जाते हैं और अर्धसम में क्या होता है, पहले चरण के ठीक सामने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा लिखा जाता है। तो ये 4 चरण हो गए। इस 4 चरण को हम लोग वर्टिकल क्या करते हैं? डिवाइड कर दिए। अब ये 4 चरण क्या हो गया? आधा हो गया, 2-2 के भागों में क्या हुआ? विभाजित हो गया। अब देखिएगा, यदि इसके पहले चरण में 5, दूसरे चरण में 5, तो इसका आधा भाग क्या हो गया? आधा सम हो गया ना, इसीलिए इसको अर्धसम कहा जाता है। तो अगर इसके 2 में 5 हैं तो दूसरे में 5 नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। मान लेते हैं कि दूसरे में क्या हो गया, माने कहने का आशय ये है इसके पहले और तीसरे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। कुल मिलाकर के केवल इसके आधे हिस्से के मात्राओं की संख्या समान होती है, इसीलिए इसे अर्ध सम कहा जाता है, क्योंकि आधा ही हिस्सा इसका क्या होता है? सम होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे अगर हम विषम छंद मात्रिक छंद की बात करें तो विषम मात्रिक छंद का निर्माण जो है वो 2 छंदों से मिलकर के होता है। मान लीजिए ये पहला छंद हो गया, ये दूसरा छंद हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि पहले सम छंद आया है तो बाद में क्या अर्ध सम छंद आ जाता है, और अगर पहले अर्ध सम आ गया तो बाद में क्या सम छंद आ जाते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि इनका जो निर्माण होता है वो सम या अर्धसम अथवा सम दोनों छंदों से मिलकर होता है। अगर इनका निर्माण सोचिए कि केवल सम छंद से मिलकर के होता तो हम इनको क्या नाम देते? तो सम दे देते। अगर इनका निर्माण केवल अर्धसम से होता तो हम इनको अर्धसम नाम दे देते। तो इनका निर्माण न तो सम से होता है न ही केवल अर्धसम से होता है, इसके कारण न तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं, और न ही इसको हम अर्धसम कहते हैं। इसीलिए इसको एक नया नाम जो दिया गया विषम नाम दे दिया।
विषम छंद के कारण क्या है? क्योंकि इनका निर्माण सम और अर्धसम से मिलकर होता है। चूंकि इनका निर्माण दो छंदों के योग से होता है, इसीलिए इस छंद को संयुक्त छंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि संयुक्त छंद किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा विषम मात्रिक छंद को ही हम लोग संयुक्त छंद के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त छंद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण दो छंदों के योग से होता है। और इन्हें विषम मात्रिक क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इनका सम तथा अर्धसम से मिलकर के निर्माण होता है। और कल हम इसी ग्राफ को कंटिन्यू करते हुए आगे बताएंगे कि अब इसके